सो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किडा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट उत्तराखंड बन चुकी है। तो कुछ बेसिक बातें पहले ध्यान देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, ध्यान रहे, अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करूं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन है? उत्तराखंड है। इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन है? उत्तराखंड है। बट इंडिपेंडेंस से पहले, है ना, आपको गोवा देखने को मिलेगी, क्योंकि गोवा के अंदर 1867 में, गोवा के अंदर 1867 में पोर्चुगीज सिविल कोड आया था। पोर्चुगीज सिविल कोड आया था, सिविल कोड आया था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि विच स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप गोवा कहोगे। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप पूछे, इंडिपेंडेंस के बाद, तो आप उत्तराखंड लगाओगे। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी सिविल कोड तो है, हमारे पास सिविल लॉज तो है, हमारे पास ऑलरेडी क्रिमिनल लॉज तो है ना। हमारे पास 3 क्रिमिनल लॉज है। कौन कौन से हैं भैया? तो बीएनएस, बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया? आईपीसी को। बीएनएसएस, इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया। एंड बीएसए, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। याद रखना, क्रिमिनल लॉ तो पूरे देश के लिए सेम होगा। क्रिमिनल लॉ, चाहे वो उत्तराखंड का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, है ना, क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम होने वाला है। बट आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूसीसी के बारे में। इस सेशन में यूसीसी के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी। ऑल्सो कौन कौन से वो मेजर चेंजेस हैं जो कि आज हम देखेंगे, है ना, यूसीसी के अंदर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद कौन कौन सी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिली। ठीक है, अब आपको पता है कि पर्सनल लॉज ना हर स्टेट का अलग है, हर कम्युनिटी का अलग है ना। आप देखोगे, अगर मैं हिंदू की बात करूं, हिंदूज की बात करूं, ठीक है, हिंदूज की बात करूं तो यहां पे मैरिज एज अलग है। मुस्लिम्स की बात करूं तो यहां पे मैरिज एज अलग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस राइट की, तो मुस्लिम्स में अलग है, हिंदूज में अलग है। तो ये काफी बड़ा जो है क्या करता है, काफी बड़ा आप देखोगे एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। हर रिलीजन का अलग पर्सनल लॉ हो, हर रिलीजन का अलग पर्सनल लॉ होगा, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा किसी भी स्टेट के लिए, है ना। और इसीलिए यहां पे अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7th शेड्यूल के अंदर आपको पता है, 7th शेड्यूल के अंदर, है ना, क्या आप कहा गया है? 7th शेड्यूल के अंदर डिविजन ऑफ पावर्स कहा गया है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट एंड सेंटर। तो यहां पे अंडर 7th शेड्यूल, ठीक है, स्टेट जो है वो क्या करती है? स्टेट पर्सनल लॉस के लिए कानून बना सकती है। स्टेट जो है वो पर्सनल लॉस के लिए कानून बना सकती है। ये क्रिमिनल लॉ है। यहां मैं बात कर रहा हूं पर्सनल लॉस के बारे में, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो मैरिज एज हो, है ना, चाहे वो अडॉप्शन हो, चाहे वो इनहेरिटेंस राइट्स हो, सक्सेशन राइट्स हो, इन सभी, ये सभी चीजें पर्सनल लॉ के अंदर आएगी। और बाकी सारी चीजें जो कोई क्राइम रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी क्रिमिनल लॉस के अंदर आएगी। ये तो सबके लिए सेम होगा। बट जो पर्सनल लॉज होती हैं वो वैरी करती हैं स्टेट वाइज। ठीक है, इसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? तो ये स्टेट्स के पास हो जाता है। ठीक है, स्टेट के पास हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से भैया यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और पहला स्टेट कौन बन गया है? उत्तराखंड जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में जब 2022 के अंदर इलेक्शंस थी, उत्तराखंड के अंदर 2022 में इलेक्शन था। एंड इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, है ना, अपने मैनिफेस्टो में, यानी अपने मैनिफेस्टो में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भैया अनाउंसमेंट किया था कि अगर हम सत्ता पे आते हैं, अगर हम रूल करेंगे, ठीक है, अगर हम सीएम बनते हैं, तो हम यूसीसी को इंप्लीमेंट करेंगे। जिसके बाद आप देखोगे, है ना, यूसीसी को पास किया गया फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में एक बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है किसके? यूके के। ठीक है, इसके बाद इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद ये इसे, इस बिल को एसेंट मिल जाता है 2024 में।
मार्च 2024 में, और अब 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए हमारे पास तो कुछ ऑलरेडी एक्ट्स हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 है ना, हमारे पास ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदूज के लिए ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट है, मैरिज एक्ट है ऑफ 1955, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमा एक्ट है ना, हमा एक्ट है 1956। इसके बावजूद हमें पर्सनल लॉज लाने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि देखो हिंदूज में तो अलग हो गया, मुस्लिम्स में अलग है, उनकी मुस्लिम्स में मिनिमम एज क्राइटेरिया अलग है, हमारे में मिनिमम एज क्राइटेरिया अलग है। तो एक यूनिफॉर्म रूल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आइए न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंप्लीमेंट करने की बात कर दी है किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कब, जनवरी 27 2025, है ना, मेकिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द यूसीसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली स्टेट हो जाएगी, इससे पहले आपको गोवा देखने को मिलेगी, ठीक है। यूसीसी को यहाँ पे स्टेट असेंबली ने पास कर दिया था फरवरी 2024 में, इसे एसेंट मिल गया था क्योंकि बिल है, तो बिल को एसेंट मिल गया था मार्च 2024 में, ठीक है, और अब 27 जनवरी को ये इंप्लीमेंट हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं, द यूसीसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, है ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी डायरेक्शंस देगा किसको, स्टेट को डायरेक्शंस देगा क्या, कि तुम ऐसा कर सकते हो, है ना। डीपीएसपी डायरेक्शंस देने का काम करेगा, सजेस्ट करने का काम करेगा कि आप एक यूनिफॉर्म लॉ लाइए, है ना, लाना पड़ेगा ये नहीं कहता है। डीपीएसपी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है ना, फंडामेंटल राइट्स इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट याद रखना डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, है ना। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, डीपीएसपी विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ स्टेट को क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है कि यू शुड इंप्लीमेंट, every state should implement a uniform law, uniform personal law for every citizen, for every religion without any discrimination, ठीक है। So the UCC is mentioned in article 44 of the constitution as part of the DPSP that state should work to establish a uniform civil code for all citizens across India, ठीक है। However, the constitution framers left it to the government discretion to implement the UCC, है ना। constitution framers ने, जिन्होंने constitution को frame किया, उन्होंने बोला कि UCC को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की जो डिसीजन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। गोवा इज द ओनली स्टेट, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले जहां पे पोर्चुगीज सिविल कोड आता है 1867 में, और गोवा को जब हमने अपने पास ले भी लिया उसके बाद भी हमने इसको हटाया नहीं है, ठीक है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ लॉ दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ कॉमन सेट ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और कम्युनिटी। तो हम लोग किसी भी, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, ठीक है, हम लोग यूनिफॉर्म लॉ ला रहे हैं, ठीक है। इट विल स्टैंडर्डाइज। अब यार क्या चेंजेस करेगा भैया, तो मैरिज रिलेटेड जो रूल्स है उसको स्टैंडर्डाइज करेगा सभी के लिए, डाइवोर्स रिलेटेड, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड अडॉप्शन लॉ जो है इसे स्टैंडर्डाइज करेगा सभी के लिए, ठीक है। अब उत्तराखंड की यूसीसी की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में बात करने हैं। तो यूसीसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर विमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे यूसीसी का विजन है विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। और विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, जब विमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और रिलीजन। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और रिलीजन। किसी भी रिलीजन के लिए जो पर्सनल लॉज होंगे उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म लॉज बनेंगे, ठीक है। Scheduled tribes as defined under Article 342 of the Constitution have been exempted from the UCC to protect their rights। तो यहाँ पे देखिए किसको एग्जम किया गया है, किसको एक्सक्लूड किया गया है, तो सिर्फ ट्राइबल्स को, ठीक है। ट्राइबल्स यानी कि उत्तराखंड के वो ट्राइबल्स, है ना, जो कि काफी समय से रहे, उनका ट्रेडिशन कुछ और है ना, वो मार्जिनलाइज है, मेन स्ट्रीम लोगों से हटके हैं, काफी सालों से उनका ट्रेडिशन चला रहा है, 500,000 सालों से उनका ट्रेडिशन चला रहा है, तो उनको यूसीसी नहीं छेड़ता है, उनको यूसीसी एग्जाम करता है अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया हम आपको नहीं छेड़ेंगे, जो आपका लॉ है, जो ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। अब फीचर्स क्या होने वाले हैं यूसीसी को, तो बैंड प्रैक्टिसेस, यूसीसी कुछ प्रैक्टिसेस को बैन कर रहा है, जैसे हलाला,
है ना। इद्दत, इद्दत में क्या होता है, इद्दत एक पीरियड होता है बेसिकली। इद्दत एक वो पीरियड जहां पे एक मुस्लिम महिला को शादी करने की मंजूरी नहीं होती है, उस बीच में जब उस लेट्स से किसी मुस्लिम महिला का तलाक हुआ या किसी मुस्लिम महिला के पुरुष का देहांत हो गया, उसके हस्बैंड का देहांत हो गया, तो एक पीरियड होता है, उस पीरियड को इद्दत पीरियड कहते हैं। तो यूसीसी हलाला को प्रोहिबिट करता है, इद्दत एंड तलाक को प्रोहिबिट करता है। यूसीसी इक्वल राइट्स की बात करता है प्रॉपर्टी में भी, है ना, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स की बात करता है प्रॉपर्टी में। ऑल्सो यूसीसी कहता है कि भैया आप शादी करो, आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो, आप कुछ भी करो, आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के लिए, है ना, ये वो वेबसाइट है ना, जहां पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर मैरिज हो रहा है तो मैरिज के टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन कराइए, डाइवोर्स हुआ है तो डाइवोर्स के टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करके, तब भी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ये यूसीसी के बारे में कहा गया है। मैरिज लॉ की बात करूं, है ना, तो यहां पे लीगल मैरिज 21 साल लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए 18 साल। शादी कर रहे हो तो मैंडेटरी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक पॉलीगैमी होता है ना, एक पॉलीगैमी होता है जहां पे पुरुष एक से ज्यादा महिला से शादी करता है। एक पॉलीगैमी होता है जहां पे महिला एक से ज्यादा पुरुष से शादी करती है। और एक ग्रुप मैरिज होता है। तो 3 टाइप की आपको पॉलीगैमी देखने को मिलेगी, इसे भी प्रोहिबिट किया जा रहा है। चाइल्ड मैरिज एंड ट्रिपल तलाक को भी प्रोहिबिट करने की बात यहां पे की गई है यूसीसी के अंदर। इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स की बात करूं तो इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर सन्स एंड डॉटर्स, तो पुरुष एंड लड़कियों, लड़के एंड लड़कियों को इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स देने की बात यहां पे की जा रही है ना। recognizes children of living couples as legitimate, granting them equal inheritance right। तो अगर कोई लिविंग कपल का कोई लिविंग रिलेशनशिप में कोई कपल रह रहा है, उसका कोई बच्चा हुआ है, तो उसके पास इक्वल इनहेरिटेंस राइट भी होने वाला है। अब यूसीसी ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं, जहां पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ucc.uk.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे आधार बेस वेरिफिकेशन होगा, आधार से लिंक किया जाएगा आपको इंटीग्रेटेड डेटाबेस, ठीक है। आप देखोगे 13, है ना, आधार बेस वेरिफिकेशन होने वाला है। मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन, 22 भाषाओं के बारे में शेड्यूल 8 बात करता है। तो 22 भाषाओं में आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो चाहे आप कोई भी भाषा में बात कर रहे हो, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने में या कोई भी चीज आपको करना है इस पोर्टल में, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इंटीग्रेटेड डेटाबेस, तो यहाँ पे 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहां पे पुलिस एंड कोर्ट्स इंटीग्रेट यानी कि इस पोर्टल के साथ मिलकर काम करने वाली है। तत्काल फैसिलिटी, इमरजेंसी प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर अ नॉर्मल फी। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन आपको इमीडिएटली करानी है, एकदम अर्जेंट करानी है, तो आपको एक नॉमिनल फी देने की जरूरत है। बट अगर आपको आराम से रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें कोई भी फी चार्ज नहीं होने वाला है। रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस की बात यहां पे की जा रही है। ऐसे मैरिजेस जो कि 2010 या 2010 से पहले हो चुकी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है उसी पोर्टल में विद इन 6 मंथ्स। नए मैरिजेस अब जो होंगे उनको 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिविंग रिलेशनशिप को भी भैया 1 मंथ के अंदर, है ना, यूसीसी इंप्लीमेंट कब हुआ, 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी को इंप्लीमेंट से लेकर यानी कि 27 फरवरी से पहले आप देखोगे लिविंग रिलेशनशिप में जो भी कपल्स रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। लिविंग कपल्स के बारे में यूसीसी क्या कह रहा है, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर कपल्स जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। 21 साल से ज्यादा उम्र के कपल्स जो कि लिविंग में रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ऐसे कपल्स जिनकी उम्र 21 साल से कम है उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, बट वहां पे पेरेंटल कंसल्ट की जरूरत है, यानी कि पेरेंट्स को बीच में लाया जाएगा। एप्लीकेबल टू उत्तराखंड रेसिडेंट्स, ये उत्तराखंड रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, इंक्लूडिंग दोज इन लिविंग रिलेशनशिप आउटसाइड द स्टेट। तो ऐसे लोग जो उत्तराखंड के रेसिडेंट्स हैं, उत्तराखंड के बाहर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ उत्तराखंड में अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है वो भी एप्लीकेबल। टर्मिनेशन की बात करूं, लेट्स से मैं लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूं, अब मुझे अपना लिविंग रिलेशनशिप टर्मिनेट करना है। रजिस्ट्रेशन तो मैंने करा लिया, तो टर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टर्मिनेशन की बात करूं तो टर्मिनेशन को ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि जी हाँ, हम दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, रजिस्टर्ड थे, और अब हम लोग म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसर्न से इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है।
साथ ही साथ आप देखोगे चाइल्ड बर्थ, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है ना, तो चाइल्ड बर्थ के 30 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आप भैया प्रेग्नेंट हो। ऑल्सो हाउसिंग राइट्स की बात कर रही है तो लैंडलॉर्ड्स, उत्तराखंड के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड कपल को मना नहीं कर सकते रेंट पे घर देने से, है ना। तो लैंडलॉर्ड्स कैन नॉट डिनाई हाउसिंग टू रजिस्टर्ड लिविंग कपल्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स की बात कर रहे हैं तो विल्स को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप है, या तो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करिए, या तो हैंड रिटन या फिर टाइप्ड बिल सबमिट करिए, वही पोर्टल, सारा काम वही पोर्टल में होगा। ऑल्सो या तो आप 3 मिनट का एक वीडियो जो है, मैं विल, लेट्स से मेरा विल है ना, मेरे दादाजी को विल लिखना है, विल के बारे में बताना कि मेरे मरने के बाद मेरी कितनी प्रॉपर्टी किसको बंटने चाहिए, ठीक है, या एनजीओ को मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, तो अपने विल के बारे में 3 तरीके से मैं रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में करा सकता हूं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो एप्लीकेशंस आर रिव्यूड विद इन 15 डेज और 3 डेज इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी का केस है, लेट्स से भैया हो सकता है कि मेरे पास समय कम बचा हुआ है ना, मेरे पास समय कम बचा हुआ है, तो इमरजेंसी के केस में 3 दिनों में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट मैंने आपको बताया नॉमिनल फीस लगेगा, बट वैसे आप देखोगे एप्लीकेशन को रिव्यू करने में सिर्फ 15 दिन लगेगा। तो इमरजेंसी केस में 3 दिन, है ना, बट इन जनरल 15 दिन जो है आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करने में लगने वाला है। सब रजिस्ट्रार्स एंड रजिस्ट्रार्स विल हैंडल डॉक्यूमेंटेशन एंड अपील्स। आपकी अपील्स एंड डॉक्यूमेंटेशन को सब कौन देखा, सब रजिस्ट्रार्स एंड रजिस्ट्रार्स देखेंगे। अपील्स अगेंस्ट रिजेक्शन, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है ना, ऐसे केसेस में आप जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज, और इसके लिए जो डिसीजन है वो 60 डेज में आ जाएगा। लेट्स से मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहता हूं और इसमें कहा गया कि 27 जनवरी के 1 महीने के बाद ही जितने भी लिविंग रिलेशनशिप वाले कपल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, मेरी महिला मित्र और मेरा एप्लीकेशन फाइल किया कि भैया हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप लोग रजिस्टर्ड कर दीजिए, ठीक है, बट यहां पे क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन जो है वो कैंसल आउट हो गया। ऐसे केसेस में आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील की सुनवाई 60 दिनों के अंदर हो जाएगी। अब पेनल्टीज क्या है ना, अगर ये जो नियम है यूसीसी ने कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड ने इन कुछ नियमों के बारे में कहा है, तो अगर कोई इसे कॉम्प्लाई नहीं करता है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इनिशियल वार्निंग फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। अगर इनिशियली एक ही बार गलती हुई है, क्योंकि कोई नई चीज है, नई चीज को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, अडॉप्ट करने में समय लगता है, तो पहले गलती पे इनिशियली आपको वार्निंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको फाइन्स पे करना पड़ेगा अगर आप रिपीटेड वायलेशंस कर रहे हो। तो कंक्लूजन क्या है यूसीसी इंप्लीमेंटेशन का, तो सो द यूसीसी एम्स टू अबॉलिश प्रैक्टिस लाइक हलाला, पॉलीगैमी, मैंने आपको बताया 3 टाइप का होता है, चाइल्ड मैरिज एंड ट्रिपल तलाक, फोस्टिंग इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, तो इक्वालिटी की बात कर रहा है, इक्वल राइट्स की बात कर रहा है, सबके लिए पर्सनल लॉ सेम होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, है ना, उत्तराखंड के अंदर सबके लिए लॉ सेम होने वाला है, ठीक है। इनहेरिटेंस राइट मुस्लिम के लिए भी सेम होगा, इनहेरिटेंस राइट हिंदूज के लिए भी सेम होगा, तो कंफ्यूजन कम होने वाला है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए इक्वल है ना, मौत की सजा सबके लिए, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो क्रिमिनल लॉ के तहत आपको सजा मिलेगी, बट ये पर्सनल लॉ की बात कर रहा है जिसके लिए जो लॉ है वो स्टेट बना सकता है। तो यहाँ पे बाय रिमूविंग जेंडर बायसेस इन इनहेरिटेंस लॉज एंड लेजिटिमाइजिंग लिविंग चिल्ड्रन इट सीक्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट मिल रहा है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप के जो बच्चे होंगे, लिविंग रिलेशनशिप के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उसको लेजिटिमेट कहा जा रहा है, उनको इनहेरिटेंस राइट भी दी जा रही है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से अबॉलिश किया जा रहा था। तो ये था हमारा सेशन, कोई भी डाउट हो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।